बैक एवरीवन। हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्लेन मिरर से जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी थी। प्लेन मिरर के अलावा भी और भी मिरर्स होते हैं, होने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमेजेस जो बनते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन मिरर से इमेजेस बनते हैं वो वर्चुअल होते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी करा था कि भाई रियल इमेज भी तो कोई ना कोई मिरर बनाता होगा ना, तो कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसी आज की क्लास में बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे प्लेन मिरर के अलावा भी होता है मिरर जिसको कि स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, राइट। तो स्फेरिकल मिरर कहाँ से आया है? वो स्फेयर से आया है। स्फेयर का मतलब होता है गोला। आप इसको फुटबॉल का गोला भी कह सकते हो, जो कि हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है ना। चलो, अब इस खोखले गोले को अगर आप बीच में से कट कर दोगे तो दो तरह का पोर्शन दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे एक तरह का पोर्शन है एंड ये दूसरा पोर्शन यहाँ पे हो गया, राइट। आपको समझ में आ रही है बातें? अब क्या करो, आप यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बाहर से कलर कर दो, सिल्वर कलर से पेंट कर दो, ठीक है ना। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, या अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, ठीक है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि गुफा वाला सरफेस जो है, धंसा वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब धंसा हुआ वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, यानी कि केव मतलब गुफा होता है, तो गुफा वाला सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, राइट। एंड इसके अपोजिट जब हम लोग इधर इस साइड से, मतलब कि जो धंसा हुआ साइड है उसी को पेंट कर दें, तो जो उभरा हुआ साइड है उधर से रिफ्लेक्शन होगा, है ना, उभरा हुआ साइड से रिफ्लेक्शन होगा। तो जब उभरे हुए साइड से रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इस वाले स्फेरिकल मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, राइट। यानी कि वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ पोर्शन से रिफ्लेक्शन होना, और केव का मतलब होता है धंसे हुए पोर्शन से रिफ्लेक्शन होना। समझ में आ रही है बातें? बस, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जनरल नोटेशंस क्या क्या हैं वो एक बारी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे एक मिरर बनाती हूँ, आप बताना ये कौन सा मिरर है, ठीक है। बताओ ये कौन सा मिरर है? हाँ, बिल्कुल सही, ये कनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि धंसे हुए पार्ट से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे को रिफ्लेक्शन तो कराना नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मेरे को सिर्फ मिरर चाहिए, राइट। एंड ये जो है किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ये मैंने स्फीयर बना दिया, ठीक है ना। चलिए, इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा बाबू, स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, तो ये मान लीजिए सेंटर को मैं सी से डिनोट करूंगी एंड इसको बोलूंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलूंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब क्या होता है? देखो, कर्वेचर कहते हैं ना इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ना इसको कहते हैं कर्वेचर, राइट। तो चूंकि कर्वेचर का सेंटर है इस वजह से कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर पे, प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर पे जहाँ पे कट करता है ना, इसको बोलते हैं पोल। ये क्या है? पोल है, और पोल को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। समझ में आ रही है बातें? चलिए, अब एक और पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी कि पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा ना, उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी होगा। समझ में आ रही है बातें? एंड पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो लेंथ होता है ना, इसी को बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। एंड इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, बट इसको हम लोग फोकल लेंथ नहीं बोलते हैं, बस ऐसे कह सकते हो कि भाई फोकल लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस होगा। मान लो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग फोकल लेंथ जो है वो हमेशा ही पोल और फोकस के बीच के लेंथ को ही फोकल लेंथ कहते हैं, राइट। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। कैपिटल एफ लिख दोगे तो फोकस हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो एफ, कैपिटल एफ जो है वो कोई पॉइंट है, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला पॉइंट है। एंड अगर आप स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हो, मतलब कि आप लेंथ बता रहे हो, ये पॉइंट नहीं है, ये लेंथ है। समझ में आ गई बातें? चलिए, किसके किसके बीच का लेंथ है? तो पोल और फोकस के बीच का लेंथ है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आएंगे यहाँ पे
एक और रह गया कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कैपिटल आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, यहाँ से लेकर के मतलब कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, एक और बात आपको समझ में आ रही होगी, मतलब ये हुआ कि अगर आप फोकल लेंथ को 2 बारी ऐड कर दो तो क्या आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिल जाएगा क्या? क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक था एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी था, है ना। तो दोनों को अगर ऐड कर लो यानी f प्लस एफ कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी कि 2f इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। यानी कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो आप फोकल लेंथ को डबल कर दो, राइट। या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि मैम अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दीजिए। समझ में आया? बस इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराऊंगी मैं तो आपको बताऊंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होता है, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होता है, तो ये तो मुंह से ही कैलकुलेट हो जाएगा। आप आधा कर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतने के सारे नोटेशंस जो हैं वो याद हो चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को मैं इरेज कर रही हूँ। हाँ, इस डायग्राम को आपको मैं वापस से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ है, ये इसको कहेंगे कर्वेचर, ठीक है ना, ये कर्वेचर है एंड यहाँ पे ये कर्वेचर है। ये पहचानो कौन सा मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है एंड ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। चलो उसके बाद से मैं बारी बारी से यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ पे ये पोल हो गया। उसके बाद से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट है फोकस, यहाँ पे भी ये फोकस, राइट। पोल एंड फोकस के बीच में ये जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे भी पोल और फोकस के बीच में ये फोकल लेंथ है एंड यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड जो अभी मैंने बताया वो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, राइट। आपको समझ में आ गई बातें? चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना, दैट इज कनकेव मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स। कनकेव मिरर को यानी कि गुफा वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उस वाले मिरर को, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, एंड डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको। देखो कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वर्ज हो जाना, मतलब कि किसी एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में बिखर जाना, इसको बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कन्वर्ज हो जाना एंड ये होता है डाइवर्ज हो जाना। भाई अब अलग अलग मिरर का अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, तो देखो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पे होता ये है कि जो सन है, ठीक है, सन तो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का। तो देखो यहाँ से जो लाइट है, मैंने एरो नहीं लगाया बेटा, आप एरो लगा लेना, ठीक है, क्योंकि एरो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि किधर से किधर रे जा रही है पता होना चाहिए ना। देखो यहाँ सन से रे आ रही है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रेज आ रही हैं बट मैंने आपको बस समझाने के लिए 3 ही रे लिया है। तो तीनों रे आ रही हैं और ये तीनों रे जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे जाकर के ये कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पे। क्या हो जाती हैं? कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पे। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर है। यहाँ पे मिरर हमने कौन सा यूज़ किया है? कनकेव मिरर यूज़ किया है, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर की वजह से ये सारे के सारे जो सन रेज है ना, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पे ना आप देखोगे छोटा सा इमेज बनता है सन का, ठीक है ना, सन का छोटा सा इमेज बनता है, और जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आप अगर किसी पेपर पे इस इमेज को रखो ना तो आपका पेपर जल भी जाता है। हमने बचपन में बहुत बारी तो एक्सपेरिमेंट किया भी है, लेबोरेटरी में भी हम लोग करते रहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास कनकेव मिरर है तो। अब ना किसी मिरर को टच करके भी पता लगा सकते हो कि कनकेव है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पे देख लेना कि एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है कि नहीं है, ठीक है, एक तरफ से पीछे से पॉलिश किया हुआ रहेगा एंड आगे की तरफ से आप देखना कि थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ अंदर की तरफ है कि नहीं है, ठीक है ना, धंसा हुआ है कि नहीं है, तो वही होता है कनकेव मिरर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी। अब हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सन से इमेज आ रही है, ठीक है, सन से इमेज आ रही है एंड सारी की सारी इमेज कहाँ हो जाएगी? कन्वर्ज होकर के फोकस पे आ जाएगी। यहाँ पे इमेज बन जाएगा सन का, ठीक है ना। यहाँ पे पेपर रख दो, पेपर पे आपको इमेज मिल जाएगा।
समझ में आ रही है बातें? अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है बाबू, जरा सा बताना मेरे को सोच के कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था ना। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, पहला और दूसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है बेटा, बताना मेरे को। वर्चुअल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्चुअल होता तो मिरर के अंदर कुछ इस तरह का बनता, यहाँ पे कुछ इमेज बनता, ठीक है ना। बट मिरर के अंदर तो बन नहीं रहा है इमेज, ये इमेज तो किसी पेपर पे बन रहा है, यहाँ पे पेपर स्क्रीन का काम कर रहा है, राइट। तो इस स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, दैट मीन्स ये इमेज कैसा है, रियल है, ठीक है ना। एक और तरीका पहचानने का क्या है भाई, तो जो रियल इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के तरफ ही बनता है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद सनी हो जाएगा, क्योंकि सन तो लुमिनस होता है, ठीक है ना, सन से ही लाइट आ रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद सनी हो जाएगा। तो यहाँ पे सन भी देखो इधर ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड ही है, और हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी लेफ्ट हैंड साइड ही बन रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे बन रहा है। दैट मीन्स ये जो इमेज है वो रियल इमेज है। अब आप कह सकते हो कि मैम कनकेव मिरर जो है ना वो रियल इमेज फॉर्म कर सकता है, ठीक है। बट ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि क्या सिर्फ रियल इमेज ही फॉर्म करता है, क्या वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है क्या मैम कनकेव मिरर। तो ये चीज़ें तो हम लोग आगे जानेंगे जब हम लोग इमेज को खुद फॉर्म करना सीखेंगे। कनकेव मिरर की हेल्प से कितने तरह के इमेजेस हम लोग बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारे तरह के इमेजेस आप बना सकते हो कनकेव मिरर से। कुछ इमेजेस छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ सेम साइज के होंगे, ठीक है ना। एंड पता नहीं वर्चुअल होंगे कि नहीं, वो तो हम लोग तब देखेंगे, है ना, वो तो सस्पेंस है, हम लोग जब देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं क्या मैम कनकेव मिरर से, ठीक है। तो हम लोग फिर वहां देखेंगे। बस ये हो गया कनकेव मिरर के बारे में। अब आपको समझ में आ रही होगी ये बातें कि कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, राइट। चलो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे रेज आ रही है, मान लो सन से तो नहीं आएंगी, क्योंकि सन से जब रेज आती है तो वो तो आपका हो जाता है कनकेव मिरर से कन्वर्ज हो जाता है, तो कन्वर्जिंग इमेज बन जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे भी रे आ रही हैं, ठीक है, सन से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, टॉर्च जला के भी आप ले सकते हो रेज को। तो यहाँ पे रेज आ रही हैं, और ये जो रेज होती है ना, अगर यहाँ पे बीच में आपने कन्वेक्स मिरर रख दिया, कनकेव नहीं रखा, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर रख दिया ना, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सारी की सारी जो इमेज रेज है ना वो पीछे लौट जाएंगी, डाइवर्ज होके लौटेंगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने पिछले वाले डायग्राम में क्या देखा था, जब यहाँ पे कनकेव मिरर रखा था तो ये सारी की सारी फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी, है ना, नहीं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे सारी की सारी जो रेज है ना वो डाइवर्ज हो जाएंगी पीछे की तरफ, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा मैम, आप ये बताइए मेरे को। तो देखो इमेज जो है ना वो ऐसा लगेगा ना, क्योंकि देखो वर्चुअल इमेज हमेशा इमेजिनरी होता है, वो रियल इमेज नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। तो ऐसा लगेगा हम लोगों को कि मिरर के अंदर जो है ना इमेज बन रहा है, यहाँ पे भी इमेज फोकस पे ही बनेगा, बट मिरर के अंदर बनेगा, ठीक है ना। ये रियल इमेज नहीं होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कन्वेक्स मिरर जो है ना वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। नहीं, हम लोग हमेशा ही कैसे कह सकते हैं, अभी तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं है बहुत अलग अलग तरह के इमेजेस कन्वेक्स मिरर से, ठीक है ना। तो अभी क्या सिर्फ ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है, या हो सकता है रियल भी बनाता होगा, है ना। तो वो तो हम लोग जब कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि भाई कितने तरह का इमेजेस बनाता है ये, बट फिलहाल तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। समझ में आ गई बातें। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहलाता है, क्योंकि सारे के सारे जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, इस वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बातें। चलिए, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। तो बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन है या फिर डाइवर्जिंग मिरर कौन है, ठीक है। या फिर अभी तो हमारा सीबीएसई कहता है कि नहीं मार्क्स के लिए पढ़ना नहीं है, एंड आपका एग्जामिनेशन भी ख़त्म होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो फिर हम लोगों को तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। एंड ये बहुत अच्छी बात भी, हम लोग को नॉलेज के लिए ही पढ़नी चाहिए, मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे भाई कि अगर हम लोगों को पेपर को बर्न करना होगा, ठीक है ना, एक जगह पे अगर इमेज बनाना होगा, है ना, या फिर सारे के सारे रेज को कंसंट्रेट करना होगा एक जगह पे, तो हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हम लोग कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, कनकेव मिरर यूज़ करेंगे, मतलब कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड लाइट को फैलाना होगा तो कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, हम लोग डाइवर्जिंग मिरर यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है बातें।
चलिए, अच्छा आपने वो वाली मूवी देखी है क्या, क्रिश था ना शायद, क्रिश 2 या फिर 3 था, उसमें लास्ट वाले पार्ट में दिखाया गया है कि उसमें जो वो शक्ति को इकट्ठा करता है, पावर को इकट्ठा करता है ना, तो आप सारे के सारे जो रेज है उसको एक जगह एक पॉइंट पे लाता है, एक पेन में लेके आता है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे कौन से मिरर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं बाबू, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर से क्या सिर्फ हम लोग रियल इमेज ही फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हो सकता है वर्चुअल भी फॉर्म कर सकते हो सकता है छोटा इमेज फॉर्म कर सकते हो सकता है सेम साइज, हो सकता है बड़ा इमेज भी फॉर्म कर सकते हो, है ना। उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर से क्या हम लोग सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बना सकते हैं या फिर और डिफरेंट तरह के इमेजेस बना सकते हैं। तो वो चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को इमेज बनाना सीखना होगा कि इमेज हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो इमेज बनाने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। 4 रूल्स हैं, ठीक है ना। कनकेव मिरर से इमेज बनाओ या फिर कॉन्वेक्स मिरर से बनाओ, ये रूल जो है दोनों में ही अप्लाई होंगे। समझ में आ रही बातें। चलो फिर तुम लोग रूल बारी बारी से पढ़ते हैं, चारों रूल को पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला रूल जो है ना वो देखो यहाँ पे, पहला रूल ये है कि अ रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मैंने पहले ही बताया था ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है, वैसे तो रे बहुत सारी आएंगी, ठीक है ना, बट हम लोग यहाँ पे बस 3 ही या 2 रे की हेल्प से ही डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रे आ रही है यहाँ पे पैरेलल, एंड ये जो पैरेलल आएगी ना रे, तो वो कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से पास करेगी। देखो यहाँ पे इसका फोकस यहाँ पे, तो यहाँ से पास कर रही है। अच्छा एक और भी रे अगर पैरेलल आएगी तो वो भी कहाँ से पास करेगी बेटा, यहाँ से ही पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। अब कितना भी रे को लेके आ जाओ, ये फोकस से ही पास करने वाली है। समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं रूल 1, ठीक है। जब भी रे पैरेलल आती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग कनकेव मिरर से का पढ़ रहे हैं, अभी कन्वेक्स मिरर का हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला रूल क्या है, अगर इसका उल्टा, अगर जो रे है वो फोकस से आएगी तो, क्योंकि रे तो कहीं से भी आ सकती है ना। तो अगर रे फोकस से आएगी तो क्या होगा भाई, तो फोकस से आएगी ना तो वो रे पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। जो रे फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। उल्टा हो रहा है, जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से जा रही थी, तो जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, 1 रूल एंड सेकंड रूल। उसी तरीके से तीसरा रूल क्या है, अब किसी ने कहा कि मैम कोई रे हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी ना वो उसी पे लौट जाएगी, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आएगी ना वो उसी पे ही लौट जाएगी। अच्छा इसके बाद एक और रूल है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। वो रूल ये कहता है कि अगर पोल के पास अगर आती है कोई रे, ठीक है ना, पोल के पास अगर आती है कोई रे, तो वहीं पे वो सेम एंगल बनाते हुए, ठीक है ना, सेम एंगल बनाते हुए लौट जाएगी, ठीक है ना। जैसे एंगल ऑफ आई यहाँ पे, उसी तरीके से एंगल ऑफ आर भी यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे हम लोग उसी के हिसाब से यहाँ पे रेज को बना लेंगे। A ray which is incident at the pole of the mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं जो कि कनकेव मिरर के मैंने आपको बताए हैं, और इसी चारों रूल के हेल्प से हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत सारे तरह के डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। उसमें से कुछ जो इमेज हैं वो रियल होंगे, हो सकता है कुछ वर्चुअल भी हो, वो तो कल बताऊंगी मैं, वो तो सस्पेंस है ना आपके लिए। हो सकता है उसमें से कुछ छोटे हों ऑब्जेक्ट से, है ना। जैसे कि हमने अभी कन्वर्जिंग वाले एग्जाम्पल में देखा था कि सन कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका जो इमेज है पेपर पर हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कितना छोटा सा इमेज ऑब्टेन करते हैं, है ना। हो सकता है कि सेम साइज का भी इमेज बनता हो, जैसे प्लेन मिरर में हम लोग बनाए थे पिछले वाले लेक्चर में। हो सकता है कि बड़ा इमेज भी बनता हो, है ना। तो किस किस तरह के इमेजेस बनेंगे भाई, वो तो हम लोग कल ही देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से भी कितने तरह के इमेजेस बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, चैप्टर में बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना। एंड ये नोट्स है, आप नोट्स को कंप्लीट करते रहना, एंड डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।